हम वापस से आ गए हैं उस आइलैंड पर जहाँ के फूल बहुत ही ज्यादा सुंदर हैं और लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक, और वहाँ का हर एक जीव तुम्हारे प्राणों को ले करके उसके साथ डांडिया करने का प्रोग्राम बनाना चाहता है। तो स्वागत है तुम लोगों का एनिमे एक्सप्लेन की इस वीडियो में, जहाँ पर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हेल पैराडाइज के सीजन 2 का पहला एपिसोड, जो कि मापा स्टूडियो ने क्या ही बना दिया है। तो पहले तो मैं सोच रहा था कि जब सारे एपिसोड रिलीज हो जाएंगे तब मैं सारे एपिसोड्स को 1 घंटे के वीडियो में बनाकर तुम्हारे सामने पेश करूं, लेकिन ये एनीमे इतना ज्यादा बढ़िया है कि मैं उसका वेट ही नहीं कर पाया, और प्लस अभी डालूंगा तो व्यूज भी ज्यादा आ जाएंगे। पैसों का लालची नहीं हूं मैं वैसे। तो शुरू करते हैं ये एपिसोड। सब्सक्राइब कीजिए एनीमे एक्सप्लेन को और बेल आइकन दबाइए, जिससे आप हमारी वीडियो कभी मिस नहीं कर पाएंगे। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि उस खतरनाक आइलैंड से एक असाइमॉन बच करके आ जाता है, जिसका नाम है जीका, और ये संभाल रहा था होरुबो को, जो कि कोबी से गले मिलना चाह रहा होता था, लेकिन कोबी को वो पसंद नहीं आता, तो वो उसे वहीं पर खत्म कर देता है। और ये देख करके जीका कोबी के साथ हाथ मिलाता है और वहां से किसी तरीके से निकल जाता है। और जब वो मेन लैंड पर पहुंचता है तो उसे एम्परर के लोग पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, एक बात बताओ दोस्त, तुम यहाँ तक पहुँचे कैसे? जिस पर जीका अपनी बैक स्टोरी बताना शुरू करता है कि किस तरह से होरुबो के मरने के बाद वो उसी शिप में बैठ करके मेन लैंड के लिए निकल गया, लेकिन वहाँ की लहरें इतनी ज्यादा तीव्र थी जिसके कारण वो वापस से उस आइलैंड पे जा पहुंचा। और ये सुनकर के वो ऑफिशियल्स बोलते हैं, क्या तुमने उस आइलैंड पे पैर रखा था? आखिर वो कैसा था? जिस पर जीका बोलता है कि देखो दोस्त, वो इतना भी ज्यादा बढ़िया नहीं था। और उसके बाद ऑफिशियल्स पूछते हैं, वो जगह तो बहुत खतरनाक है, तुम वहाँ से बच के कैसे आए? और जीका बोलता है कि देखो, ये बहुत बड़ी स्टोरी है, इसे सीक्रेट ही रहने देते हैं। और फिर उसी के बगल में हम देखते हैं यामाडा असाइमॉन शोगन को, जो कि वैसे तो रैंक में जीका से छोटा ही है, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक असैसिन है, और इसकी बैक स्टोरी हम बाद में डिस्कस करेंगे। और फिर जीका को देख करके ऑफिशियल्स ये सोचते हैं कि अगर ये वापस आ गया है तो क्यों नहीं इसे दोबारा से भेज दिया जाए, लेकिन इस बार नए क्रिमिनल्स और नए असाइमॉन्स के साथ। तो अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लो और दिमाग के फाटक खोल लो, क्योंकि अब सीजन 2 में इंट्रोड्यूस होने वाले हैं कुछ नए कैरेक्टर्स। और फिर उसके बाद हमें जीका और शोगन की कन्वर्सेशन से ये पता चलता है कि किस तरह से एम्परर बहुत ही ज्यादा उत्सुक हो चुका है एलेक्सर ऑफ लाइफ को पाने के लिए। तो वो डिसाइड करता है कि वो उस आइलैंड पर एक और बैच भेजेगा, और जैसे ही वो उस आइलैंड पर भेजने के लिए क्रिमिनल्स को छांट रहा होता है, इतने में ही इवागा कुरे शिनोबी के लोग आकर के सारे क्रिमिनल्स को खत्म कर देते हैं। और ये देख करके एम्परर इतना ज्यादा खुश हो जाता है कि वो सोचता है कि क्यों ना इन शिनोबी को ही भेज दिया जाए। और फिर बाद में हमें पता चलता है कि ये सारा का सारा शिनोबी के सरदार का प्लान होता है, ताकि वो हमारे प्यारे मेन कैरेक्टर गाबीमारू को खत्म करवा सके। और सेकंड बैच में जा रहे होते हैं शिनोबी के 4 मेन निंजा और उनके 50 सबऑर्डिनेट्स, और उनके साथ जा रहे होते हैं 4 असाइमॉन, जिनके बारे में हम धीरे धीरे जानेंगे। और फिर हमें वो 4 असाइमॉन दिखाए जाते हैं जिन्हें सौभाग्य मिलता है उस आइलैंड पर जाने का। और तभी सीन शिफ्ट होता है, जहाँ हम देखते हैं कि रिन मोशिन्स को टाओ के बारे में समझा रहा होता है। और फिर हम उसके बाद देखते हैं उनका नया ट्रेनिंग ग्राउंड, और वो अब पानी में ट्रेनिंग करने वाले होते हैं। और फिर उसके बाद रिन ये भी बताता है कि किस तरह से वो यिंग और यांग के जरिए अपनी पावर्स को इंक्रीज करते हैं, यानी कि जो भी वो चीजें करते हैं वो सिर्फ बॉडीली प्लेजर्स के लिए नहीं, बल्कि अपनी पावर्स को इंक्रीज करने के लिए भी होता है। यानी कि अलग अलग बॉडी में टाओ अलग अलग तरीके से काम करता है, और फिर वो एक दूसरे के साथ गतिविधियां करके दूसरे की बॉडी के टाओ को अपनी बॉडी के टाओ से मिलाते हैं, जिसके कारण जो उनकी पावर है वो इंक्रीज होती है। यानी कि जो भी वो हरकतें करते हैं वो सिर्फ लस्टफुल नहीं होता, बल्कि उनकी नजर में कुछ प्रैक्टिकल भी होता है। तो यही सारी चीजें वो एक्सप्लेन कर रहा होता है। और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं सागिरी और उसके मित्रगणों को, जहाँ पर सागिरी अपने दोस्तों से बोलती है कि किस तरह से उन्हें गाबीमारू को ढूंढना है, क्योंकि उन्हें पता है कि वो एलेक्सर ऑफ लाइफ की तरफ जा रहा है, और हो सकता है कि वो उसे ढूंढते ढूंढते इस टेंपल में पहुंच जाए जहां पर वो लोग अभी रुके हुए हैं। और ये सुनकर के यूजुरिहा सागिरी से बोलती है कि आखिर तुम ये क्या बोल रही हो बहन? क्या तुमने देखा नहीं कि यहाँ पर कितने सारे मॉन्स्टर्स हैं जो कि हमें कच्चा चबा जाना चाहते हैं? तो सबसे उत्तम तरीका यही होगा कि यहाँ से निकल लिया जाए। और जाहिर है ये सुनकर के सागिरी मना कर देती है।
और फिर यूजुरिहा बोलती है कि ये तो मैं सिर्फ तुम्हारे भले के लिए ही कह रही थी। फिर ये सुन करके सागिरी बोलती है कि नहीं, हम सभी लोगों को इकट्ठा करेंगे और इस आइलैंड से जिंदा जाएंगे और अब वो किसी और को मरने नहीं देने वाली है। और फिर ये सुन करके यूजुरिहा बोलती है कि गाबीमारू यहाँ हमसे पहले ही आ चुका है। और फिर वो बोलती है कि क्या तुमने उस टूटे हुए दीवार को देखा था जो कि टेम्पल के बाहर था, और वो ऐसी चीज है जो कि सिर्फ गाबीमारू ही कर सकता है, तो हम उसे ढूंढ लेंगे अगर वो जिंदा है तो। और वो आगे सागिरी से पूछती है, मुझे एक बात बताओ, तुम जब उसे ढूंढ लोगी तो उसकी वाइफ का क्या करोगी? यानी कि यहाँ पर वो ये कहना चाहती है कि किस तरह से उसने सीजन 1 के आखिरी एपिसोड में ये बोला था कि गाबीमारू की असल में कोई वाइफ है ही नहीं, और उसने काफी सारे लॉजिक्स दिए थे। तो वो यहाँ पर इनडायरेक्टली ये कहना चाह रही है कि तुम्हें गाबीमारू को उसके सपने से उठाना होगा। और फिर जैसे ही गाबीमारू का जिक्र होता है, सीन गाबीमारू के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, जहां हम देखते हैं कि गाबीमारू और उसके दोस्त उस आइलैंड के सेंटर की तरफ बढ़ रहे होते हैं। और यहाँ हम गाबीमारू को देखते हैं जिसने फर्स्ट सीजन में उन शोशिन्स के साथ लड़ाई करते हुए अपने काफी सारे टाउ को यूज कर लिया था, क्योंकि गाबीमारू ने बहुत ही सारा टाउ यूज कर लिया था, जिसके कारण से उसकी मेमोरी चली गई होती है और वो भूल चुका होता है कि आखिर वो इस आइलैंड पर आया क्यों था। और फिर वो अपने मन में बोलता है कि किस तरीके से इन सभी के कन्वर्सेशन से उसे ये तो समझ में आ गया कि जिस मिशन में वो आया है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और फिर वो अपने आप से पूछता है कि आखिर मैंने इस मिशन के लिए एग्री क्यों किया, क्या मैंने ये सिर्फ ऑर्डर्स के लिए किया है? और तभी उसे उसके वाइफ का हल्का सा फ्लैश दिखता है और उस फ्लैश में हम देखते हैं कि उसकी वाइफ का हमें चेहरा नहीं दिखाई देता। तो इससे हमें ये पता चलता है कि गाबीमारू भूल चुका है कि उसकी एक वाइफ भी है। और गाबीमारू को देख करके फूची उसे देख करके बोलता है कि क्या तुम ठीक हो दोस्त, तुम थोड़े बीमार से लग रहे हो। जिस पर गाबीमारू बोलता है कि नहीं, मैं ठीक हूँ। और ये सब बातें करते हुए वो चल ही रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं कि उनके सामने कोबी और टोमा आते हैं। और कोबी अब लगभग टेंसेंट्स की तरह लग रहा होता है और उन्हें देखते ही कोबी गाबीमारू के ऊपर अटैक कर देता है। और ये देख करके फूची बोलता है कि ये क्या चल रहा है, हमें तो साथ मिल करके लड़ना है, न कि एक दूसरे के खिलाफ। और फिर वो देखते हैं कि एक असाइमॉन भी उनसे लड़ने के लिए आया हुआ है, यानी वो यहाँ पर टोमा को देखते हैं। और इतने में ही झगड़ा सुलटाते हुए गाबीमारू कोबी की मुंडी मरोड़ देता है और कोबी वहीं जमीन पर गिर जाता है। और गाबीमारू बोलता है, देखा, लड़ने की जरूरत ही नहीं। लेकिन इतने में ही मेई गाबीमारू को आगाह करती है, और क्योंकि उसके शब्द बस लिमिटेड ही होते हैं इसीलिए गाबीमारू को समझ नहीं आता। और हम देखते हैं कि कोबी दोबारा से जिंदा होता है और गाबीमारू को उठा करके जमीन पर बहुत ही जबरदस्त तरीके से पटकता है। और ये देख करके टामिया और फूची दोनों ही हैरान रह जाते हैं। और टामिया बोलता है, मैंने इसके गर्दन टूटने की आवाज सुनी थी, ये अभी भी जिंदा है लेकिन। और यहाँ हम देखते हैं कि उसकी पटकी से गाबीमारू को बहुत ही ज्यादा चोट आती है, लेकिन फिर भी वो लड़ता है। और लड़ते हुए वो अपने मन में बोलता है कि आखिर किस तरह से उसने टामिया और फूची के कन्वर्सेशन से ये समझ लिया है यहाँ पर कुछ गॉड्स लाइक क्रीचर्स रहते हैं और शायद ये उन्हीं में से एक है। और फिर ये बोलते हुए वो उसके ऊपर अटैक करता है और उसकी आंखें निकाल लेता है और बोलता है कि गॉड हो या ना हो, सेंसेस के बिना क्या ही कर लेगा ये बच्चा। और ये बोल करके जैसे ही वो उसके ऊपर अटैक करता है, इतने में ही कोबी उसे किक मारता है जिससे गाबीमारू दूर जाकर गिरता है। और हम देखते हैं कि इसी बीच गाबीमारू ने उसके पैर को काट लिया होता है, जिसके कारण से कोबी के पैर में से काफी सारा मांस निकल चुका होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कोबी की आंख दोबारा से ठीक होने लगती है और ये सेम उसी तरीके से ठीक हो रही होती है जिस तरीके से टेंसेंट्स अपनी बॉडी को हील करते हैं। और फिर उसके बाद गाबीमारू अपने मन में बोलता है कि अब मेरे पास इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का टाइम नहीं है, अब मुझे डायरेक्ट अटैक करना पड़ेगा। और ये बोलकर वो कोबी के ऊपर ध्या अटैक पेलता है, जिससे कोबी की हालत खराब हो जाती है। लेकिन क्योंकि उसके पास अब टेंसेंट्स की पावर आ चुकी होती है तो वो रिकवर कर जाता है। और वो गाबीमारू से बोलता है कि क्या बस तुम्हारे पास इतनी ही पावर है? और ये बोल करके वो जमीन पर बस एक पैर पटकता है और वहाँ पर काफी बड़ा गड्ढा हो जाता है, जिसे देख करके टामिया और फूची हैरान रह जाते हैं। और फिर कोबी गाबीमारू से बोलता है कि मैंने तुम्हारे बारे में सुना था, तुम गाबीमारू द हॉड़ो हो। और वो आगे बोलता है कि देखो दोस्त, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कैसे लड़ोगे, मेरे पास तो टेंसेंट्स की पावर है। तो कोबी गाबीमारू से बोलता है कि किस तरीके से उसने गाबीमारू के बारे में बहुत सुना था, लेकिन यहाँ पर तो वो एक बच्चे की तरह लग रहा है। और ये बोल करके उनके बीच में फाइट होती है और हम देखते हैं कि कोबी का हर वो पार्ट जो कि डैमेज हो चुका होता है वो रीजनरेट तो हो
हो जाता है, लेकिन हम ये देखते हैं कि रीजनरेट हुए हर बॉडी पार्ट में हम अजीब से पैटर्न्स देखते हैं जो कि किसी जड़ की तरह लग रहे होते हैं। और फिर उसके बाद टामिया गाबीमारू के लड़ने के तरीके को देख करके बोलता है कि पिटने के बाद थोड़ा बेवकूफ हो गया है क्या, इसके लड़ाई का तरीका कैसा हो चुका है। और फिर मेई के पास कुछ ही शब्द होते हैं तो वो कुछ ही शब्द बोलती है, जैसे गाबीमारू, टाओ, वीक, और वो आगे बोलती है कि स्ट्रॉन्ग नॉट इनफ, स्ट्रॉन्ग, वीक, वीकनेस, सीड ऑफ स्ट्रेंथ। और जब मैं यही सारी साइंटिफिक बातें कर ही रही होती है, इतने में ही यहाँ हम देखते हैं कि गाबीमारू अपने आप से बोलता है कि आखिर किस तरीके से उसे कुछ अनईजी सा फील हो रहा है, यानी उसे ऐसा लग रहा है कि वो कुछ भूल रहा है। और यहाँ पर मैं तुम्हें गाबीमारू के मन की बात और मेई की बातों से कनेक्शन दिखाता हूँ कि गाबीमारू पहले स्ट्रांगली इसलिए लड़ रहा था क्योंकि उसके पास एक वीकनेस थी, यानी वो थी उसकी वाइफ। लेकिन क्योंकि अब वो अपनी वाइफ के बारे में ही भूल चुका है तो उसकी जो वीकनेस थी वो जा चुकी है। और हमने अभी सुना कि किस तरीके से मेई ने ये कहा है कि जो वीकनेस होती है वो स्ट्रेंथ की सीड होती है, तो जिस कारण से गाबीमारू अब कमजोर पड़ चुका है। और गाबीमारू को समझ तो आ जाता है कि वो कुछ भूल चुका है, लेकिन फिर भी वो कोबी से लड़ता है। और गाबीमारू से लड़ते हुए कोबी टोमा से बोलता है कि जब तक मैं इसके साथ निपट रहा हूँ तुम बाकी लोगों को खत्म क्यों नहीं कर देते हो। और ये सुन करके टोमा बोलता है बिल्कुल भाई। और टोमा के मुंह से भाई शब्द सुन करके फूची हैरान रह जाता है। और यहाँ पर टोमा उनके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ते हुए अपने मन में सोचता है कि पहले इस एक हाथ वाले को मार देता हूँ, ये आसान रहेगा। और वो ये सोचते हुए जैसे ही टामिया के ऊपर अपने स्वॉर्ड को बढ़ाता है, टामिया एक ही हाथ से उसके स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। और ये चीज बेचारे टामिया के ईगो पे आ चुकी होती है कि किस तरीके से टोमा उसे कमजोर समझ रहा होता है। इसी कारण से उसने सबसे पहले टामिया को चुना। और वो कंफर्मेशन के लिए टोमा से पूछता भी है कि आखिर सबसे पहले तुमने मुझे ही क्यों चुना। और वो आगे बोलता है कि तुमने मुझे इसीलिए चुना ना क्योंकि मेरा एक ही हाथ है। और क्योंकि ये चीज टामिया के ईगो पर आ चुकी थी, इसीलिए वो टोमा के ऊपर चिल्लाते हुए उसे एक जबरदस्त हेडबट देता है, जिसके कारण टोमा जमीन में धंस जाता है। और फिर फूची टामिया से बोलता है देखो मुझे पता है कि यहाँ पर सिचुएशन काफी अजीब चल रही है, लेकिन फिर भी ये एक असाइमोन है। और अब क्योंकि बात टामिया के ईगो पर आ चुकी थी तो वो असाइमोन फसाइमोन की कद्र नहीं करता। और जब टोमा उस पर दोबारा अटैक करने के लिए आता है तो वो टोमा को पटक पटक के पीटता है। और फिर उसके स्वॉर्ड को अपने पैरों से दबा करके बोलता है तुम्हें तलवार चलाना ठीक ठाक आता है और तुम्हारे रिफ्लेक्सेस भी बहुत बढ़िया हैं, मगर तुम्हें अपने ऊपर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है बच्चे, तुम्हारी टेक्निक बहुत ही ज्यादा स्लो थी। और फिर वो उसे घूसे पे घूसे मारते हुए टेक्निक सिखाने लगता है। और फिर वो आगे बोलता है मैं समझ गया हूँ कि तुम इतने ज्यादा कमजोर क्यों हो, क्योंकि तुम सारी की सारी लड़ाई अपने बड़े भैया को करने देते हो और कोने में किसी पिद्दी से चूहे की तरह दब करके बैठे रहते हो, है ना। और ये चीज मैं तुम्हारे सुंदर चेहरे को देख करके ही बता सकता हूँ। और वो आगे बोलता है कि अगर तुमने मुझसे लड़ाई के बदले टीम अप करना चुना हुआ होता तो तुम्हारे सुंदर चेहरे से खून नहीं निकल रहा होता। जिस पर टोमा बोलता है कि मेरे भाई ने बोला है कि लड़ना है तो लड़ना है। और फिर टोमा आगे बोलता है कि किस तरीके से किसी टीम की जरूरत नहीं है। वो जिन गुंडों के गिरोह के सरदार हुआ करते थे वो उन गुंडों को भी बस प्यादों की तरह यूज करते थे और उन्हें दुनिया में किसी की भी जरूरत नहीं है सिवाय एक दूसरे के। और ये बोल करके वो अपने स्वॉर्ड को दोबारा पकड़ता है। और उसके स्वॉर्ड पकड़ने के तरीके को देख करके टामिया अपने मन में बोलता है कि मैंने इसे बस 2-3 चीजें ही बताई और इसका मूवमेंट और स्वॉर्ड पकड़ने का तरीका बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हो चुका है। और फिर हम देखते हैं कि उन दोनों के साथ एक शोशिन भी होता है और टोमा उस शोशिन से बोलता है कि जाओ बाकी के लोगों पर अटैक करो। और फिर वो शोशिन फूची और मेई के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है। और यहाँ दूसरी तरफ हम कोबी और गाबीमारू की फाइट को देखते हैं, जहाँ पर कोबी गाबीमारू के ऊपर बहुत ही ज्यादा भारी पड़ जाता है। और गाबीमारू अपने मन में बोलता है कि छोड़ो, अभी जो मुझे समझ नहीं आ रहा है उस पर मैं ध्यान नहीं दूंगा। यानी वो अपने उन थॉट्स और इमोशंस की बात कर रहा है जो वो फील नहीं कर पा रहा है। यानी सरल शब्दों में वो अपनी वाइफ को भूल चुका है, लेकिन उसे याद है कि कुछ तो वो भूल रहा है। तो वो अपनी इसी फ्रस्ट्रेशन को रोक लेता है और अपने फ्लेम पावर्स को यूज करना शुरू करता है। और उसकी फ्लेम पावर्स इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि उसकी बॉडी भी जलने लगती है। और ये देख करके कोबी हंसता है और बोलता है कि अपने आप को सैक्रिफाइस करोगे दोस्त। और जिस पर गाबीमारू बोलता है कि अगर मैं मर भी गया तो कोई बात नहीं, तो कोई दूसरा शिनोबी आकर के ये काम खत्म कर देगा। और वो आगे बोलता है कि किस तरीके से उसके पास लूज करने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके पास यानी कोबी के पास एक चीज है। और यहाँ पर वो उसके भाई की बात कर रहा है। और ये सुनने के बाद कोबी बोलता है तुमने सही कहा, इस पूरी दुनिया में मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है सिवाय उसके। और ये बोल करके वो अपने पूरे टाव को यूज करता है और हम देखते हैं कि उसकी बॉडी में से पेड़ के रूट्स जैसे कुछ निकलने शुरू हो जाते हैं।
और ये देख करके टोमा अपने भाई के लिए बहुत ही ज्यादा डर जाता है। और फिर उसके बाद गाबीमारू और कोबी के बीच में एक्चुअल फाइट शुरू होने लगती है और जैसे ही वो शुरू होने वाला होता है इतने में ही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो यहीं पर खत्म होता है ये एपिसोड। आई होप तुम्हें वीडियो अच्छा लगा तुम इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इसका अगला पार्ट मैं कल या परसों तक जल्दी ही अपलोड कर दूंगा, तो वो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और मैं मिलता हूं तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस।